हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आश क्लासेस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्वांटम प्रभाव के बारे में। तो क्वेश्चन दिया है मेरे पास, क्वांटम प्रभाव से आप क्या समझते हो और क्वांटम विस्थापन के लिए आवश्यक व्यंजक क्या है। तो हमने लिखा है आंसर में क्वांटम प्रभाव के कि यह जो था सन 1923 में प्रोफेसर A.H. कॉम्पटन ने जो था एक्स किरणों की ठोस पदार्थों से प्रकीर्णन घटना में ये पाया कि जब एक्स किरण का एक पुंज बनता है तो किसी पदार्थ पर आपतित होने के कारण वो प्रकीर्णित विकिरण में दो अवयव होते हैं। तो जो पहला था वो है कि अपरिवर्तित विकिरण जिसकी तरंग लंबाई आपतित विकिरण के समान होती है। जो अपरिवर्तित विकिरण होती है उसकी तरंग की जो लंबाई होती है उस पर आपतित होने वाली विकिरण के समान रहती है, जो आपतित विकिरण की दिशा में ही होती है, मतलब उसके अपोजिट नहीं होती है, उसी डायरेक्शन में होती है। और जो परिवर्तित विकिरण जिसकी तरंग की लंबाई आपतित किरण की लंबाई से बहुत ज़्यादा होती है, ये जैसे ऊपर वाली अपरित विकिरण थी वो समान होती थी, तो परिवर्तित विकिरण उससे अधिक होती है। फिर लिखा है तरंग लंबाई का यह अंतर प्रकीर्णन कोण के बढ़ने के कारण बढ़ता है, क्योंकि आपतित विकिरण की तरंग की लंबाई और प्रकीर्णक पदार्थ की प्रकृति उस पर निर्भर नहीं करती है। इसी घटना को क्वांटम प्रभाव करते हैं। और इसको पता है क्यों क्वांटम प्रभाव करते हैं, क्योंकि इसको कॉम्पटन जो थे A.H. कॉम्पटन, उन्हीं के नाम पर इसको क्वांटम प्रभाव बोला जाता है। और यहाँ लिखा है कि तरंग लंबाई में इसके अंतर को क्वांटम विस्थापन कहते हैं। अगर इसकी तरंग की लंबाई में कुछ भी अंतर होता है तो इसी को हम क्वांटम विस्थापन कहेंगे। और जो क्वांटम की व्याख्या होती है, क्वांटम प्रभाव की व्याख्या जो होती है क्वांटम के सिद्धांत पर ही सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर हम किसी और स्पेस से उसकी व्याख्या करने जाएंगे तो हम उतने अच्छे से नहीं बता पाएंगे। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि एक प्रकाश की एक निश्चित ऊर्जा होती है जो निश्चित संवेग के बंडल, जिन्हें फोटोन कहते हैं, उन्हीं के रूप में होती है। क्वांटम के अनुसार प्रकीर्णक की घटना दो कणों के बीच प्रत्यास्थ संघटन के कारण होती है। जैसे प्रकीर्णक पदार्थ, अभी हमारे पास प्रकीर्णक पदार्थ है यहाँ, ठीक है, ये आ रहा है इस तरफ, और इधर हमारी प्रदीप्त इलेक्ट्रॉन है, और इधर है λ1 तरंग की लंबाई, यहाँ है λ तरंग की लंबाई, पर डिफरेंस क्या है, ये आपतित विकिरण है और ये प्रकीर्णित विकिरण है, और इधर जा रहा है हमारा वेग। तो इसके बारे में यहाँ लिखा है कि पहली जो आपतित विकिरण का फोटोन है तथा दूसरा प्रकीर्णक पदार्थ का, जो पहला है ये हमारा आपतित विकिरण का फोटोन है और ये दूसरा जो है ये प्रकीर्णित का है। अब लिखा है कि जब Hv पदार्थ का ऊर्जा फोटोन पदार्थ के इलेक्ट्रॉन से प्रत्यास्थ संघटन करता है तो फोटोन अपनी ऊर्जा का कुछ भाग मुक्त इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है। और फिर क्या लिखा है कि जो प्रकीर्णक होता है ना, फोटोन की ऊर्जा में कमी या आवृत्ति में कमी अथवा तरंग की लंबाई में वृद्धि कर देता है, तो उत्सर्जित मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं उनको। यदि आपतित फोटोन की तरंग की लंबाई लैम्बडा है और प्रकीर्णित फोटोन की तरंग की लंबाई लैम्बडा डैश, तो हमको क्वांटम हटाओ निकालना है पहले। तो हमने क्या करना है कि लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा, मतलब ये जो लैम्बडा डैश है उसमें से लैम्बडा को माइनस कर देना। और ये हमारे पास क्या लिखा है H/m0c, और इंटू में है 1 माइनस कॉस थीटा, ये थीटा है हमारा, तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन 1। अब इसके आगे हम, ये हमारा क्या है क्वांटम प्रभाव का व्यंजक, अभी हमें इसको उसके बारे में भी बताना है और इसका ये कहाँ से व्युत्पन्न होता है वो भी निकालना है, तो हम इसे निकालते हैं। तो उसमें जो m0 है वो इलेक्ट्रॉन का विराम द्रव्यमान है, h प्लांक का नियतांक, c प्रकाश की चाल और थीटा प्रकीर्णक कोण, और वो जो था हमारा पूरा क्वांटम प्रभाव का व्यंजक है। तो हम उसकी व्युत्पत्ति कैसे करेंगे, जो हमने चित्र देखा था उसमें दर्शाए अनुसार जो लैम्बडा है वो तरंग v का आवृत्ति का एक फोटोन प्रकीर्णक पर आपतित होता है। जब फोटोन विरामावस्था में प्रकीर्णक के मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराता है, जब फोटोन जो होता है विरामावस्था में होता है और वो प्रकीर्णक के मुक्त इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, तो कुछ ऊर्जा संवेग के प्रकीर्णक इलेक्ट्रॉन को दे देता है। जो उसके पास की कुछ ऊर्जा होती है ना, जो संवेग का जो प्रकीर्णक इलेक्ट्रॉन होता है वो उसे दे देता है, बाकी की ऊर्जा वो अपने पास रखता है, क्योंकि माना है कि इलेक्ट्रॉन फाई कोण पर प्रतिक्षिप्त होता है तथा उसका वेग v हो जाता है, तो प्रकीर्णक के पश्चात फोटोन की तरंग दैर्घ्य लैम्बडा डैश हो जाती है। प्रकीर्णक के पहले वो लैम्बडा होती है तो उसके बाद वो लैम्बडा डैश हो जाएंगी। उसकी आवृत्ति व्यू होती है तो
बाद में व्यू डैश हो जाती है। तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार संघटक के पूर्व फोटोन की ऊर्जा एच व्यू वो संवेग एच व्यू अपॉन सी होगा। तो संघटक के पश्चात उसकी ऊर्जा एच व्यू डैश वो संवेग एच व्यू डैश अपॉन सी होगा। अब वो चेंज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि हम उसको दो फॉर्म में बता रहे हैं ना, तो वहाँ वो एच व्यू है, जैसे ये एच व्यू है तो यहाँ एच व्यू डैश हो जाएगा, ये एच व्यू अपॉन सी है तो ये एच व्यू डैश अपॉन सी होगा, क्योंकि संघटक के प्रत्यास्थ माना गया है। और जो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से होता है कि संघटक के पूर्व ऊर्जा और संघटक के पश्चात की ऊर्जा दोनों इक्वल होती है। तो संघटक के पूर्व की ऊर्जा है एच व्यू प्लस 0 और इसके संघटक के पश्चात उसकी इज इक्वल्स टू में है एच यू डैश प्लस एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो जो एच व्यू था, एच व्यू डैश सेम एक तरफ कर लिए, एच व्यू डैश भी इधर आ गया, प्लस में था तो माइनस में बचा कुछ उधर रह गया। अभी ज़ीरो का तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, किसी भी जीरो को प्लस करो तो वो वैल्यू खुद ही होती है। तो एच व्यू प्लस माइनस माइनस एच व्यू डैश इज इक्वल्स टू एम माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। तो इसको हमने दी इक्वेशन सेकेंड। तो आपतित फोटोन की दिशा में संवेग संरक्षण के नियम से जो होता है, हम पहले क्या करेंगे, एक्स दिशा के अनुदिश करेंगे। तो एक्स दिशा के अनुदिश क्या होगा, एच व्यू अपॉन सी इज इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एच व्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा प्लस एम व्यू कॉस फाइव। ठीक है, देन इसके बाद हमने अभी ये आया कहाँ से, अपने को ये पता है क्या, ये फॉर्मूले से है। हमने जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 करी है उसी में हमने इसको सॉल्व किया है, उसी को एडजस्ट करके हमने ऐसा लिख दिया है, एम व्यू कॉस फाइव इज इक्वल्स टू एच व्यू अपॉन सी माइनस एच व्यू डैश अपॉन सी कॉस थीटा। तो इसको इक्वेशन नंबर हमने 3 दे दिया। अब जैसे हमने उसको एक्स दिशा में किया था उसी प्रकार इसको हमने वाई की दिशा के अनुदिश किया। तो वाई दिशा के अनुदिश इसका कर दिया हमने 0 इज इक्वल्स टू एच व्यू डैश अपॉन सी साइन थीटा माइनस एम व्यू साइन फाइव। तो एम व्यू साइन फाइव इज इक्वल्स टू क्या हो गया, अब ये एम व्यू साइन फाइव माइनस में था तो हमने इसको प्लस में ला लिया, बाकी की वैल्यू हमने जैसी की वैसी रख दी। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 4। अब जो हमारी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है हमको उसका स्क्वायर करना है। तो देखो हमने जो राइट साइड का था उनको एक तरफ लिख दिया और लेफ्ट साइड का एक तरफ करके उनका स्क्वायर करके उनको हमको ऐड करना है। तो हमने क्या किया है, देखो एम व्यू कॉस फाइव स्क्वायर लिखा, प्लस करा, फिर यहाँ आता है एम व्यू साइन फाइव स्क्वायर, इसी को हमने यहाँ लिख दिया, फिर इज इक्वल्स टू में ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर दिया देखो, और उनके बीच में प्लस कर दिया। देन हमने इसको सॉल्व करना है। कैसे करना है, जैसे एम स्क्वायर व्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस एम स्क्वायर व्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव हमने ये यहाँ लिख दिया, इज इक्वल्स टू में क्या है, अब इनका भी स्क्वायर कर दो, एच व्यू स्क्वायर और ई नीचे में सी स्क्वायर, ये दोनों कॉमन निकलता है, हमने कॉमन निकाल दिया। फिर बचा क्या, व्यू माइनस व्यू डैश कॉस थीटा का स्क्वायर, यहाँ से भी हमने एच स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर निकाल दिया, यहाँ से बचा क्या, व्यू डैश साइन थीटा का होल स्क्वायर। फिर दानी हमने यहाँ क्या किया, कॉमन क्या निकलता था इन दोनों में से, एम स्क्वायर वी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, बचा कुछ हमने इसके अंदर लिख दिया कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, और बाकी ये टर्म हमारी इन दोनों में से हमने यहाँ से एच स्क्वायर सी स्क्वायर यहाँ पे भी था यहाँ पे भी था तो वो कॉमन निकल दिया, बाकी एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर। देन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कहता है 1, हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स भी 1 होता है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स भी 1 होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा। देन एच स्क्वायर, ये तो टर्म थी हमारी यहाँ की, एज इट इज़ लिख दी है। देन हमारे पास एक फॉर्मूला है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये टर्म हमारी, ये फॉर्मूला कहाँ लगेगा, इस टर्म में, इसको हम ए मान लेते, इसको बी मान लेते, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह क्या है हमारा वी, तो वी स्क्वायर माइनस 2v डैश कॉस थीटा प्लस वी डैश का स्क्वायर कॉस थीटा, हो गया। ये टर्म को हमने इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, प्लस इसको एज इट इज़ लिख देना है, ये देखो लिखा है हमने एज इट इज़। देन इसको सॉल्व करना है, हमने इसको ब्रैकेट के बाहर निकाल लेना है, तो वी स्क्वायर माइनस 2v व्यू डैश कॉस थीटा प्लस वी डैश का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हमने इसको निकाल लिया सबको ब्रैकेट के बाहर। अभी क्या करना है हमको,
इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, क्या निकलता है वी डैश स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन निकला, बचा क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ फिर से हमने इसको, बाकी सब तो जैसा वैसा नीचे चल रहा है, अब इन दोनों का फिर से हमने ऊपर यहाँ हमने साइन कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव का 1 किया, तो यहाँ पे भी हम इसको 1 कर देंगे। उसको 1 करने के बाद ये इसमें ऐड हो गया, मल्टीप्लिकेशन में वी डैश का स्क्वायर 1 का तो कोई ये नहीं रहता है ना, बचा क्या एच स्क्वायर व्यू स्क्वायर माइनस 2 व्यू डैश कॉस थीटा प्लस वी डैश का स्क्वायर। फिर क्या हो गया एम स्क्वायर व्यू स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर व्यू स्क्वायर प्लस यहाँ का यहाँ हम इसको अरेंज कर देंगे व्यू स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस 2 व्यू डैश कॉस थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देना है। देन हमारी जो इक्वेशन सेकेंड थी, अगर आप नोट करते चल रहे हो तो आप उसमें देखिए कि इक्वेशन सेकेंड जो थी उसमें एच व्यू माइनस एच व्यू डैश इज इक्वल्स टू एम माइनस एम नॉट ब्रैकेट के बाद सी स्क्वायर, ये हमारी सेकेंड नंबर की इक्वेशन थी। हमने इसको अब सॉल्व करना है। क्या है कि एच व्यू माइनस एच व्यू डैश इज इक्वल्स टू, इसको हम सारे को ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर। देन ये जो एम नॉट सी स्क्वायर माइनस में था हमने इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस में चले गया, तो एच व्यू माइनस एच व्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। देन हमने इसको अरेंज कर देना है तो वही टर्म, बस इसको हमने यहाँ लिख दिया, इसको हमने इस साइड लिख दिया, तो एम सी स्क्वायर एच व्यू माइनस एच व्यू डैश प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, हमने इसको दे दी इक्वेशन नंबर 6। देन अब ये जो हमारी इक्वेशन थी उसको स्क्वायर कर देंगे, तो एम सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच व्यू माइनस एच व्यू डैश प्लस एम नॉट सी ब्रैकेट का होल स्क्वायर करना है, हमने उसका होल स्क्वायर किया। अब हमने कहीं पढ़ा था फॉर्मूला कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अभी ये तो हमारी टर्म है तो हम इसको भी उसी फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। इसको हमने माइनस एच यू पकड़ लेना है, देखो इसका स्क्वायर निकाला एम स्क्वायर सी टू द पावर 4, फिर इसका भी स्क्वायर कर देते हैं पहले, एच स्क्वायर व्यू स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट सी टू द पावर 4 प्लस हो गया, ये जो हमारी पूरी टर्म थी ये एक हो गई प्लस ये बी हो गया था, तो बी का क्या निकला 2h व्यू माइनस व्यू डैश का स्क्वायर। देखो ये जो था हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो उसके हिसाब से चल रहा है। तो इसका हो गया एच स्क्वायर, अब इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता था एच स्क्वायर, तो वो लिख दिया, फिर बचा क्या व्यू स्क्वायर माइनस व्यू डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h व्यू माइनस व्यू डैश एम नॉट सी स्क्वायर एज इट इज़। देन इसी में हमने इसको भी किया, तो इसमें भी हमने मैंने तो ये टर्म शायद डबल लिख दी है, तो आप लोग ध्यान रखिए। फिर हमारे पास फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो फॉर्मूला लगाएंगे, तो एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 एज इट इज़ रहा इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर। अब ये देखो ये टर्म थी, इसमें हमको ये फार्मूला लगाना है, ये जो है इसमें हमको ये वाला फार्मूला लगाना है। फार्मूला रखा वी स्क्वायर माइनस 2 व्यू डैश प्लस वी डैश का स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर 4 प्लस 2h व्यू माइनस व्यू डैश, ये एज इट इज़ है। देन हमने इसको सॉल्व किया, ब्रैकेट के बाहर का सब सॉल्व करने के बाद हमने इसको दे दी इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन 5 में से इक्वेशन 7 को घटाना है, तो जो हमारी इक्वेशन 5 थी ये हमारी इक्वेशन 5 है, इसमें से हम ये ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 7 माइनस करना है, तो वो वैल्यू रख दी। वैल्यू रखने के बाद हमने इसको क्या किया एम स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर सी टू पावर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट में वी स्क्वायर प्लस वी डैश का स्क्वायर माइनस 2 व्यू डैश कॉस थीटा माइनस, अब करली ब्रेसेस लेंगे उसके अंदर पूरी वैल्यू को माइनस कर देंगे क्योंकि बड़ी वाली वैल्यू थी। उसके बाद हमने करना है उसमें से कॉमन निकाल लेना है, जैसे हमको उसमें कॉमन दिख रहा था तो हमने इसको लिख दिया एम स्क्वायर सी स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का तो एज इट इज़ है। फिर हमने जो करली ब्रेसेस लिया था हमने पहले उसको सॉल्व किया, तो करली ब्रेसेस सॉल्व करने पर हमको ये इक्वेशन मिल जाती है। देन हमने इसका जो जिससे पहले ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ब्रैकेट का अंदर मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला एच स्क्वायर व्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वी डैश का स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर व्यू डैश कॉस थीटा माइनस। देन ऐसे ही हमने ये दोनों ब्रैकेट्स सॉल्व किया, जिसमें से जो कटता था उसको काट दिया। काटने के बाद
हमको टर्म मिलती है -2h² व्यू डैश कॉस थीटा प्लस 2 व्यू डैश h² माइनस m0² c⁴ माइनस 2h व्यू m0c² प्लस 2h व्यू डैश m0c²। देन इसमें से भी हमने इसको पहले अरेंज किया। अरेंज करने के बाद जिसमें से जो कॉमन निकलता था हमने उसको कॉमन निकाल दिया। देन हमको टर्म मिलती है m² c² v² माइनस m² c⁴ इज इक्वल्स टू 2h² व्यू डैश व्यू 1 माइनस कॉस थीटा माइनस। देन हमने इसको ब्रैकेट में जो बचा था वो सब लिख लिया। फिर प्लस जैसे m0² c⁴ प्लस माइनस में था तो हमने इसको इधर ट्रांसफर करके प्लस में ला दिया। देन हमारे पास क्या बचा उसके आगे 2h² व्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 2h m0c² व्यू माइनस वी डैश। देन हमने जैसे m0 का स्क्वायर था तो ये जो टर्म है माइनस m² c⁴ 1 माइनस v² अपॉन c²। तो हमने इसको तोड़ने के बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ऊपर वाली टर्म मिलेगी, तो वो हो गया। देन हमने इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 8। चूँकि हमारे पास m की वैल्यू क्या है, m इक्वल्स टू m0 1 माइनस व्यू अंडर रूट में, ये रूट में है 1 माइनस v² अपॉन c²। तो हम इसका स्क्वायर करेंगे। हमने उसका स्क्वायर किया तो हमको क्या मिला, m² इज इक्वल्स टू m0² अपॉन रूट से स्क्वायर कट गया तो बची कुची वैल्यू हमने लिख दी 1 माइनस v² अपॉन c²। अभी ये इधर डिवाइड में था तो इधर चले जाएंगे साइड में, तो मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। तो m² 1 माइनस v² अपॉन c² इज इक्वल्स टू m0 का स्क्वायर। अब देन हमारे पास इक्वेशन नंबर 8 है, उसी में हम ये m की वैल्यू पुट करेंगे। तो जहाँ जहाँ m लिखा m0² था वहाँ हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद जो जिससे कट रहा था हमने उसको उसमें पुट करके काट दिया। देन हमारे पास बचा 2h² व्यू डैश 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2 m0 c² h व्यू माइनस व्यू डैश, क्योंकि वो माइनस में था तो हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया प्लस में। देन 2h² 1 माइनस कॉस थीटा जो था और उसके अपॉन में हमने ले दिया 2 m0 c² h। अब मैं यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे बहुत लोग गड़बड़ होते हैं कि ये कैसे आया, तो मैं बताती हूँ। ये जो टर्म थी 2 m0 c² h, क्योंकि यहाँ मैं खुद भी गड़बड़ हो गई थी इसलिए यहाँ इतना वाइटनर लगा है। तो 2 m0 c² h था, हमने इसी को सिर्फ ट्रांसफ़र कर दिया इसके नीचे, ये वैल्यू एज इट इज़ है। बस इसमें से हमने क्या किया, ये v माइनस वी डैश जैसा का वैसा, यहाँ से सिर्फ हमने व्यू डैश को ट्रांसफ़र कर दिया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, बाकी सब इजी है। फिर बचा क्या हमारे पास, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। ये स्क्वायर, ये h² में से एक h ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ का 1h और m0 c²। और इधर तो व्यू माइनस व्यू डैश एज इट इज़ चल रहा है। देन हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि व्यू माइनस व्यू डैश अपॉन वी इंटू वी डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा। तो यही वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो ये जब हमने यहाँ रखी तो यहाँ पे तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा रहेगा, तो हमने इसी को अरेंज कर दिया कि लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h m0 c ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये यहाँ ये लिखा है। तो यही हमने सबसे पहले पढ़ा था जब हम कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ रहे थे। तो ये हमारा कॉम्पटन इफेक्ट का व्यंजक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कॉम्पटन प्रभाव डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन m0 c 1 माइनस कॉस थीटा। जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा होता है उसी की वैल्यू होती है डेल लैम्डा। तो यह लिखा है कि इस तरह क्वांटम यांत्रिकी द्वारा कॉम्पटन प्रभाव की व्याख्या की जा सकी है, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। इसी की पुष्टि पहले हो चुकी है। तो आपको ये कॉम्पटन प्रभाव समझ में आया नहीं आया, आप प्लीज़ मुझे बताइए। और ये भी बताइए कि आपको इसके अलावा और कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखना है। मैं उसी के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियोस लेकर आऊँगी। प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।